एवरीवन, आज स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जितनी भी चीज़ें इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं वो सब आती है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ और उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर ओवर यूटिलाइजेशन होगा तो दैट इज़ नोन एज एक्सप्लॉयटेशन। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसकी वजह से ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो रहे हैं तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है, लिमिटेड ही नंबर है उनका एनवायरनमेंट में, तो अगर उनको नहीं बचाया तो वो ख़त्म होते चले जाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे कंजर्वेशन। पढ़ना है हमें किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, तो कंजर्वेशन क्या होता है? द वाइज यूज़ ऑफ अर्थ रिसोर्सेज by human beings is known as conservation ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो अर्थ के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हमारे पास वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, मतलब कि अगर हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है तो दैट इज़ एन ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो हमें वाइजली अगर नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो उनको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज आएगा, जो अबंडेंट है इस प्लांट्स के लिए, वो है फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फॉरेस्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट के ग्रोइंग और मैनेजमेंट होता है उसको कहते हैं सिल्वी कल्चर। ठीक है, यानी कि अगर पर्टिकुलर एरिया पे पेड़ लगाए जाएं, ठीक है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ में क्वांटिटी में पेड़ लगाए जाएं तो दैट इज़ नोन एज फॉरेस्ट बनाना। ठीक है, और उनकी ग्रोइंग और उनका मैनेजमेंट जो है उसको सिल्वी कल्चर के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ द साइंस a large branch of a science that deals with the growing and the management of trees is known as silviculture। ठीक है, अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की हमारी लाइफ के अंदर? इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इकोलॉजी, सपोज क्योंकि अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स भी रहेंगे, तो वहाँ पर एक तरीके से पूरा बैलेंस मेंटेन रहता है। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था हैबिटेट क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एड्रेस या वो पर्टिकुलरली जहाँ वो रह रहा है, दैट इज़ हैबिटेट, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या कर रहा है, इट इज़ द हैबिटेट फॉर लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का बैलेंस, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो एक तरीके से प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स की क्या होती है, रूट्स डीप जाती है, तो वो जैसे रूट्स जाती है तो रूट्स क्या करती हैं, एक तरीके से सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल को होल्ड करने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो ईजीली सॉइल का इरोजन हो जाएगा। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम soil erosion and landslides। प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स, ठीक है। सॉइल इरोजन को भी ख़त्म कर रहे हैं और लैंडस्लाइड्स को भी ख़त्म कर रहे हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होता है, जो बड़े बड़े रॉक्स, पहाड़ों का टूटना, तो उस तरीके से उन सबको भी प्लांट्स क्या करते हैं, रोक के रखते हैं, ट्रीज़ रोक के रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जो डेड, इवन मरने के बाद भी प्लांट्स हमारे लिए फ़ायदा कर रहे हैं। जो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर एड ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। कब, ये ह्यूमस टू द सॉइल, जब वो जिंदा होते हैं तब नहीं ऐड करेंगे, जब वो मर जाएंगे उनकी बॉडी पे डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे, फिर वो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, जो यूजफुल कंटेंट होते हैं वो सॉइल में वापस रिटर्न करवा देते हैं। तो उस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। अब फॉरेस्ट क्या करते हैं, ऑल्सो यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में भी जो फॉरेस्ट है वो हेल्प करता है।
ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनेंगे, अगर जैसे सपोज फॉरेस्ट है तो आगे जाके जैसे अगर वो सॉइल में बरी हो जाते हैं तो बहुत सालों बाद जाकर उनसे फॉसिल फ्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है फॉरेस्ट हमें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गम, पेपर। पेपर कहाँ से आता है, ट्रीज से आता है, तो गम है, पेपर है, टिम्बर है, मेडिसिन है। ठीक है, तो ये सारी थी इम्पोर्टेंस। देखिए कितनी सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, हैबिटेट हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, मेंटेन कर रहे हैं बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में, सॉइल एरोजन और लैंडस्लाइड से बचा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमस जब वो मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहे हैं और सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक द गम, पेपर, टिम्बर, मेडिसिन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे हैं फॉरेस्ट के इम्पॉर्टेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है। तो फॉरेस्ट अगर कट डाउन होते चले जाएंगे तो उस प्रोसीजर को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जितना भी कंटिन्यूअल डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट हैबिटेट ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन बीइंग्स कम्स अंडर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो द लॉस और द कंटिन्यूअल डिग्रेडेशन नेचुरल इंटरवेंशन ठीक है। अगर सपोज ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ वो वहाँ फॉरेस्ट एरिया पे करने लगते हैं या फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट अगर कट डाउन होते चले जाएंगे तो दैट विल कॉज अ डिफॉरेस्टेशन। नेचुरली कैसे फॉरेस्ट हटेंगे फिर, जैसे कि कोई लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, या बाढ़ आ गई या कुछ भी हो गया, तो अगर नेचुरल प्रोसेस की वजह से फॉरेस्ट ट्रीज़ वहाँ से हट गए हैं तो कंटिन्यूअल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअल या फिर लॉस अगर हो रहा है, एक तो पहले लॉस हुआ और अगर वो कंटिन्यूएशन में हो रहा है तो दैट विल लीड टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कॉज है डिफॉरेस्टेशन का वो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर।
ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उसकी वजह से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है डिफॉरेस्टेशन के लिए वो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए जो एग्रीकल्चर हो रहा है, दैट इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। उसके बाद है सेकंड कॉज है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के अंदर क्या होता है, जो डैम्स बनाए जाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो वो ज़मीन कहाँ से आती है, सिंपली फॉरेस्ट लैंड। पेड़ों को काट दिया जाता है और उस लैंड को यूटिलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, तो डैम्स बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है, एंड दैट विच एड्स एज अ कॉज फॉर डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद है ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स की वजह से कैसे डिफॉरेस्टेशन होता है। सपोज पर्टिकुलर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड है, उस पर बार बार एनिमल्स को भेजा जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पर वो ग्रेजिंग हो रही है। तो अगर सेम लैंड पे बार बार एनिमल जाके ग्रेज करेंगे तो वो ओवर ग्रेजिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उधर के एरिया का सारा जो ग्रीन पार्ट है, जितने भी या तो ग्रास होगी या जो छोटे हर्ब्स एंड शर्ब्स होंगे, उन सबको जो एनिमल्स हैं वो खा जाएंगे। तो दिस विल लीड टू अ डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद है अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन के अंदर क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बन एरिया, ठीक है, डेवलपमेंटल एरिया। तो जहाँ जहाँ डेवलपमेंटल हो रहा है, डेवलपमेंटल की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। जैसे कि ये भी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स था, तो ये भी क्या है, एक हम मूव कर रहे हैं अर्बनाइजेशन की तरफ। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, घर बनाना है, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए भी पेड़ों को काट दिया जाता है और लैंड को यूटिलाइज कर लिया जाता है। उसके बाद है कमर्शियल लॉगिंग। ठीक है, इस कमर्शियल लॉगिंग के अंदर क्या किया जाता है, सॉइल के प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब कि कमर्शियली वहाँ पर लॉगिंग किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट से टिम्बर लेकर टू द और उनको सेल कर दिया जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट में से लकड़ियाँ ली और उनको सेल कर दिया जाता है। तो ये हैं कुछ मेन कॉज फॉर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। पहले हमने फ़ायदे पढ़े फॉरेस्ट के, कि फॉरेस्ट होने से हमें क्या फ़ायदा है। अब अगर फॉरेस्ट कटते चले जा रहे हैं तो उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और ये हैं कुछ कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा सॉइल के ऊपर, सॉइल एरोड होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर प्लांट रहेंगे तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। इस तरीके से अगर उसकी रूट्स डीप पेनिट्रेट करेंगी तो वो सॉइल को एक तरीके से होल्ड करके रखते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, तो सॉइल को कौन होल्ड करेगा। तो सॉइल क्या है, ईजीली हवा चलेगी तो उड़ जाएगी, ठीक है, कुछ भी फ्लड्स के साथ बह जाएगी। तो सॉइल इरोजन मोस्ट कॉमन इसका अफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ सॉइल पे। तो इफेक्ट ऑन सॉइल, ठीक है, सॉइल इरोजन कॉज करवाएगा, ठीक है। तो जो मेन ऊपर की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, फर्टाइल लेयर होती है, उसका इरोजन हो जाता है, ठीक है। फिर वो जो लैंड है वो बैरन एरिया में आ जाती है, ठीक है, बंजर हो जाती है। अगर उसकी टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर जो है वो इरोड हो जाएगी तो वो बैरन लैंड में काउंट होने लगती है, ठीक है। उस दूसरा इफेक्ट हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ।
अब वाइल्ड लाइफ पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि जो हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का वो कहाँ पर है? मेनली फॉरेस्ट के अंदर। तो अगर फॉरेस्ट को कट कर दिया जाएगा तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हैबिटेट जो है वो उनकी लॉस हो जाती है। ठीक है, एनिमल्स की जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाती है। एनिमल्स जो हैं वो इसीलिए जो हैं कि एनिमल्स जो हैं आजकल अब बहुत देखने को मिलता है कि एनिमल्स जो हैं वो सिटीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कि क्यों आते हैं? क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अफेक्ट ऑन रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल। तो मटेरियल्स के रिसाइकलिंग में क्या क्या हो रहा है? ठीक है, जैसे अपन ने उसके बेनिफिट्स जो डिस्कस करे थे, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो वो बेनिफिट्स क्या होंगे? सब नुकसान में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, किसका रिसाइकलिंग करते हैं? फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर भी एक और हम देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा, प्लस ओजोन में डिप्लीशन करेगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स में अफेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इम्बैलेंस हो गया सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गया, वो बैलेंस नहीं हुई तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो वो क्या कॉज कर रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दैट विल कम्स अंडर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर में होल होता चला जा रहा है, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी यहीं से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे कि अपन ने यहाँ डिस्कस किया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट अंदर आएगी। सनलाइट अंदर आएगी तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। जो सनलाइट की रेडिएशन अर्थ के अंदर आकर पहले रिफ्लेक्ट हो जाती थी वो अब यहीं पर ही ट्रैप होने लग गई हैं। तो यानी कि अगर जो सनलाइट की रेज अंदर आ रही हैं वो पहले रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर चली जाती थी, लेकिन अब नहीं हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है। तो सन की हार्मफुल इंफ्रारेड जो है वो अंदर आ रहे हैं और यहीं पर ही ट्रैप हो गए। तो इससे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स भी आ रहे हैं इनकी वजह से। लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स जैसे कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो अगर सिंपल जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर भी वो टूटना शुरू कर देते हैं और गिरना शुरू कर देते हैं, तो दैट विल कम अंडर द लैंड स्लाइड्स। ठीक है, तो अगर रेन वाटर अगर गिरेगा
बारिश होगी, बिन मौसम बारिश हो रही है आजकल, आप सब देख सकते हैं। तो कभी भी बारिश हो जाती है तो अगर वाटर होंगे, सॉरी प्लांट्स होंगे, तो वो वाटर को सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो वहाँ पर जो फ्लड है, वो वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा और वहाँ पर लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स का रीज़न बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट इसका इफ़ेक्ट है वो है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, अब डेजर्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि ग्रेजुअली जो फर्टाइल लैंड है, जो फर्टाइल सॉइल है, उसका डिप्लीशन हो जाना और वो लैंड जो है वहाँ पे बैरन हो जाती है। तो दैट कम्स, बैरन हो गई परमानेंटली, वहाँ पर अब कोई पेड़ नहीं उग सकता। तो वो हो गया है डेजर्टिफिकेशन, मतलब कि वो एक फर्टाइल लैंड जो थी वो एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो दैट इज़ नोन एज डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से। ठीक है, थैंक यू।